बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। इमरान और इसके साथी रेड हॉक के खुफिया अड्डे से निकलकर दरख्तों की ओट लेते हुए असवंत गांव की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। जुबैर इनकी रहनुमाई कर रहा था। उन्होंने देखा था कि सीड फार्म और इसके इर्द गिर्द के इलाके में बाकायदा सर्च लाइटें नस्ब कर दी गई थीं, जिनकी तेज़ रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी, और वहाँ बेशुमार मुसल्लह अफराद भी फार्म के गिर्द चलते फिरते नजर आ रहे थे। पूरी फौज उठाकर ले आया है ये कर्नल डेविड, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और सब साथियों ने असबात में सर हिला दिए। चूंकि इमरान आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, इसलिए सब साथी भी इसकी वजह से आहिस्ता चल रहे थे। उन्होंने अपने जिस्मों पर स्याह रंग के लिबास पहने हुए थे, इसलिए वो अंधेरे का जूस ही बने हुए थे। इन्हें जुबैर ने बताया था कि GP5 के आदमी इस झुंड का चक्कर लगा गए हैं, जहां इनकी जली हुई दोनों कारें मौजूद थीं। लेकिन चूंकि इन्हें वहां से कुछ हासिल नहीं हो सका था, इसलिए वो सब वापस चले गए थे, और इनके जाने के बाद ही जुबैर इन्हें वहां से निकालकर असवंत गांव की तरफ लेकर जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे के तक मुसलसल चलने के बाद वो गांव के करीब पहुंच गए। गांव की मध्यम रोशनियां इन्हें दूर तक नजर आने लग गई थी, जबकि असवंत रेलवे स्टेशन की रोशनियां अब अंधेरे का जुज बन चुकी थी। इमरान साहब, इन टैक्सी ड्राइवरों को क्या बताना होगा? क्या आपने कहाँ जाना है? जुबैर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इन्हें तुमने यही कहना है कि हमने अफाला जाना है, और बस, इमरान ने कहा तो जुबैर ने असबात में सर हिला दिया। इमरान साहब, अगर ये टैक्सी ड्राइवर GP5 के हाथ तक गए तो फिर मामला बिगड़ भी सकता है, सफदर ने कहा। इस बात की फिक्र ना करें, वहाँ 2 टैक्सी ड्राइवर ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप्स के हैं। इनकी जान भी चली जाए तब भी वो ज़बान ना खोलेंगे। मैं इन्हें मखसूस इशारा कर दूंगा, फिर आप बेफिक्र होकर चले जाएं। चाहे आप इस चौकी के करीब जाकर उतरें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जुबैर ने कहा। क्या वो दोनों टैक्सी ड्राइवर इस वक्त अड्डे पर होंगे? इमरान ने कहा। अव्वल तो मौजूद होंगे, और अगर ना भी हुए तो मैं इन्हें इनके घरों से बुला लाऊंगा, जुबैर ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया, और फिर गांव के बाहर से चक्कर काटकर वो आगे बढ़े तो जुबैर ने इन्हें वहीं रोक दिया। आपका अड्डे पर जाना ठीक नहीं, मैं अकेला वहां जाता हूँ और टैक्सियाँ यहीं लेकर आ जाता हूँ, जुबैर ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। फिर इमरान अपने साथियों समेत वहीं रुक गया, जबकि जुबैर तेजी से आगे बढ़ गया, और थोड़ी देर दूर जाने के बाद वो अंधेरे में गुम हो गया। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद इमरान और इसके साथियों ने दूर से कार की हेडलाइट्स को चमकते और अपनी तरफ आते देखा, तो वो सब दरख्तों की ओट में हो गए। चंद लम्हों बाद 2 स्याह रंग की बड़ी बड़ी कारें वहीं आकर रुकी, और फिर आगे वाली कार से जुबैर नीचे उतर आया। इमरान साहब, जुबैर ने कहा। तो इमरान दरख्त की ओट से बाहर आ गया, और इसके बाहर आते ही बाकी साथी भी दरख्तों की ओट से बाहर आ गए। इसी लम्हे कारों में से 2 और नौजवान भी बाहर आ गए। इमरान साहब, ये कासिम है और इसका नाम रिजवान है। इन दोनों का ताल्लुक हमारे ग्रुप से है, इसलिए अब आप बेफिक्र होकर इनके साथ चले जाएं। वैसे मैंने आपके हुक्म के मुताबिक अफाला तक जाने का कह दिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो आगे भी जा सकते हैं। किराया मैं इन्हें अदा कर दिया है, जुबैर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो दोनों कारों में बैठ गए। उन्होंने अपनी पुश्त पर लदे हुए थैले कारों की डिग्गियों में रख दिए। आगे वाली कार, जिसके ड्राइवर का नाम कासिम था, में फ्रंट सीट पर जूलिया और उकबी सीट पर इमरान और सफदर बैठ गए, और फिर वो दोनों कारें मुड़ी और तेजी से आगे बढ़ने लगी। आपने असल में कहाँ जाना है जनाब? कासिम ने गर्दन मोड़े बगैर उकबी सीट पर बैठते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। जन्नत गुमगश्ता को तलाश करते फिर रहे हैं, अगर तुम्हें इल्म हो तो फिर वहीं ले चलो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जन्नत गुमगश्ता, ये कैसा नाम है? इस नाम की तो कोई बस्ती या गांव नहीं है, कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जूलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम्हें जो कहा गया है वैसा ही करो, समझे? जूलिया ने कासिम से मुखातिब होकर कहा। तो कासिम ने इस बात में सर हिला दिया। कारें तेजी से आगे बढ़ ही चली जा रही थीं। इमरान जानता था कि इनका सफ़र काफ़ी तवील है और इन्हें अफाला नामी इलाके तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, जबकि वो चौकी जहां दरअसल उन्होंने जाना है वो वहां से पैदल 1 घंटे के सफ़र पर है। इस तरह इन्हें वहां तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे के करीब लग जाएंगे, और इस वक्त रात के तकरीबन 8 बजे थे, और इमरान के ख्याल के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के करीब वहां पहुंच सकेंगे। दोनों कारें तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थीं, और वो सब खामोशी से सफ़र कर रहे थे। और फिर अफाला गांव के करीब पहुंचकर इमरान अपने साथियों समेत कारों से उतर गया, और इसने कारों को वापस भिजवा दिया। इसके बाद उन्होंने पैदल ही इस चौकी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इमरान चूँकि जुबैर से रास्तों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुका था, इसलिए रात गहरी होने के बावजूद वो मुसलसल आगे बढ़ते रहे। इमरान ने दानिस्ता ये कोशिश की थी कि वो आबादियों के करीब से ना गुजरें,
क्योंकि वहां मौजूद पहरेदार या कुत्ते वगैरह उनके पीछे ना पड़ जाएं। यही वजह थी कि वो सुनसान रास्तों से गुजरकर आगे बढ़े चले जा रहे थे। जिस बस्ती में हवा की निकासी के इंतजाम थे, इसे नक्शे में दूब लिखा गया था और ये चौकी दूब से मगरिब की तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर बनाई गई थी। जुबैर के मुताबिक ये चौकी एक छोटी सी इमारत के अंदर कायम की गई थी और इमारत के नीचे एक तहखाना था जिसमें ऐसी मशीनरी नस्ब थी जिसकी मदद से वो बस्ती की मुसलसल निगरानी करते रहते थे। बस्ती के मुस्तकिल रिहायशी अफराद के तमाम कवायफ इन मशीनों में मौजूद थे, इसलिए इन अफराद की चेकिंग ना होती थी। अलबत्ता अगर कोई अजनबी बस्ती में दाखिल हो तो वहाँ बाकायदा चेकिंग की जाती थी। इसलिए इमरान ने सबसे पहले इस चौकी पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। मुसलसल चलते चलते आखिरकार इन्हें दूर से एक ऊंचे टावर पर चलती हुई मध्यम सी सुर्ख रोशनी नजर आने लग गई और ये इस चौकी की खास निशानी थी, क्योंकि इस टावर की मदद से ही वो खुसूसी मशीनरी का काम करती थी। मैं और जूलिया यहाँ रुकेंगे, जबकि बाकी अफराद चौकी में दाखिल होंगे और वहाँ के इंचार्ज को बेहोश कर दिया जाएगा, जबकि बाकी अफराद को खामोशी से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए तुम्हें साइलेंसर लगा असलहा इस्तेमाल करना होगा। इमरान ने एक साइड पर रुकते हुए अपने साथियों से कहा और सबने इस बात में सर हिला दिया। असलहा वगैरह ले लो और पूरी एहतियात से तुमने ये ऑपरेशन मुकम्मल करना है। हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग इस वक्त भी पहरा दे रहे हों। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। सफदर, तुम इन सबको लीड करोगे और तनवीर, तुमने ख्याल रखना है कि इस मौके पर किसी किस्म की जज्बातियत का मुजाहिरा ना करो, क्योंकि हम जिस कदर खामोशी से इस चौकी पर कब्जा करेंगे उतना ही हमारे हक में फ़ायदेमंद होगा। इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। मैं पागल नहीं हूँ, सिचुएशन को समझता हूँ, तनवीर ने जवाब दिया। अगर तुम पागल होते तो अब तक कब्र में पहुंच चुके होते, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम इंतहाई समझदार हो, लेकिन फिर भी मोहतात रहना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर का चेहरा, जो इमरान के फिक्रे के साथ गुस्से से बिगड़ने लगा था कि शायद इमरान इस पर तंज कर रहा है, इसके फिक्रे के आखिरी हिस्से को सुनकर बेइख्तियार खेल उठा। तुम फिक्र ना करो, मेरी तरफ से कोई कोताही ना होगी, तनवीर ने जवाब दिया। मैं भी इनके साथ जाऊंगी, तुम तनवीर को अपने साथ रख लो, जूलिया ने कहा। अगर तुम जाना चाहती हो तो फिर कैप्टन शकील मेरे पास ठहरेगा और फिर लीडर भी तुम ही होगी, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, आप इस बार बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ज़ख्मी तो आप पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस तरह की हालत पहले आपकी कभी नहीं हुई। साथियों के जाने के बाद कैप्टन शकील ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मेरी इस सिलसिले में डॉक्टर से भी बात हुई थी, क्योंकि मैं बेपनाह नकाहत महसूस कर रहा था, मगर डॉक्टर ने तो मुझे ये कहकर टाल दिया था कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मैं नकाहत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सौले से बात करने पर मालूम हुआ कि ये लोग GP5 और दूसरे सरकारी महकमों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान खुसूसी गोलियाँ MGX इस्तेमाल करते हैं। इन गोलियों में बारूद का तनासब कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जहर ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में असर करता है। मेरे जिस्म के अंदर 2 गोलियाँ लगी हुई थीं, फिर इन गोलियों को निकालने में काफ़ी वक्त लगा था, इसलिए इनका जहर असर अंदाज हो रहा है, जबकि सफदर की टांग में मौजूद गोली तुमने इब्तदाई तिबी इमदाद के दौरान ही निकाल दी थी, इसलिए इसका जख्म भी जल्दी मंदबल हो गया और इसके खून में जहर भी शामिल नहीं हुआ, इमरान ने तफसीलात बताते हुए कहा। आप तो ऐसे मामलात में डॉक्टरों से भी ज़्यादा मालूमात रखते हैं, इसके लिए आप खुसूसी अद्वियात मंगवा कर इस्तेमाल कर लेते, कैप्टन शकील ने कहा। अद्वियात इस्तेमाल करने का तो नतीजा है कि मैं अब चलने फिरने लग गया हूँ, वरना तो शायद अभी मैं बिस्तर में ही पड़ा होता। अलबत्ता अगर वो खुसूसी दवा जो मैंने सौले को कहकर मंगवाई थी बर वक्त मिल जाती तो फिर मामला ज़्यादा दुरुस्त हो जाता, इमरान ने जवाब दिया और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद इन्हें दूर से एक साया अपनी तरफ बढ़ता महसूस हुआ, तो दोनों यकलख चौंकन्ना हो गए। इमरान साहब, अचानक दूर से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा और चंद लम्हों बाद सफदर वहाँ पहुँच गया। चौकी पर कब्जा हो गया इमरान साहब। वहाँ 12 मुसल्लह अफराद थे और वो सब शराब के नशे में मदहोश पड़े हुए थे। वहाँ खाली बोतलों के ढेर पड़े हुए थे, शायद वहाँ कोई जश्न मनाया गया था। इन्हें बेहोश कर दिया गया है, क्योंकि ये मालूम ना हो रहा था कि इनमें कौन लीडर है। अलबत्ता नीचे तहखाने में वाकई इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी नस्ब है और बाकायदा काम कर रही है, सफदर ने करीब आकर तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। वेरी गुड, चलो मैं भी देखूँ कि वो किस किस्म की मशीनरी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया और फिर वो तीनों चौकी की तरफ रवाना हो गए। कर्नल डेविड की कार सीड फार्म के गेट के सामने जाकर रुकी तो कर्नल डेविड दरवाज़ा खोलकर तेजी से बाहर आ गया। इस इला में इर्द गिर्द मौजूद इसके मातहतों की एड़ियाँ बज उठी और कर्नल डेविड का चौड़ा सीना ये आवाज़ें सुनते ही कुछ और चौड़ा हो गया। एक कैप्टन ने जल्दी से आगे बढ़कर बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट किया। क्या पोजीशन है कैप्टन रोमेल? कर्नल डेविड ने इधर उधर देखते हुए इस कैप्टन से पूछा। सर,
सीड फार्म के अंदर मेरा ग्रुप तैनात है और बाहर कैप्टन जॉन का, जबकि कैप्टन रैंडल इर्द गिर्द के इलाके को चेक करने गए हुए हैं। इनका ग्रुप भी इनके साथ है, कैप्टन रोमेल ने मौतबाना लहजे में कहा। कैप्टन जॉन कहाँ है? कर्नल डेविड ने कहा। वो भी कैप्टन रैंडल के साथ गए हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ के इर्द गिर्द के तमाम देहातों के बारे में जानते हैं, कैप्टन रोमेल ने इसी तरह मौतबाना लहजे में कहा। सीड फार्म की मुकम्मल तलाशी ले ली है, कहीं कोई मशीनरी वगैरह तो नहीं रखी गई? कर्नल डेविड ने कहा। मैंने सुपर गाइकर से खुद मुकम्मल चेकिंग की है जनाब, कोई मशीन नहीं है, कैप्टन रोमेल ने जवाब दिया। तो फिर ये लोग कहाँ गए? इन्हें तो ये मशीन यहाँ रखनी चाहिए थी, कर्नल डेविड ने कहा, लेकिन कैप्टन रोमेल ने कोई जवाब ना दिया और खामोश रहा। थोड़ी देर बाद एक तरफ से 4 जीपें आती दिखाई दी, तो ये कर्नल डेविड चौंक कर उधर देखने लगा। ये कैप्टन रैंडल साहब और इनका ग्रुप है सर, कैप्टन रोमेल ने कहा, तो कर्नल डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जीपें करीब आकर रुकी और फिर सबसे आगे वाली जीप में से कैप्टन रैंडल के साथ ही एक और कैप्टन नीचे उतरा। ये कैप्टन जॉन था। इन दोनों ने करीब आकर बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट किया। कहाँ है इमरान और इसके साथी? कर्नल डेविड ने इस तरह कैप्टन रैंडल से पूछा जैसे इसने इन्हें कहीं छुपा रखा हो। सर, वो दरख्तों के करीब झुंड में रहे हैं जहाँ पहले वो जख्मी हुए थे। वहाँ 2 कारों की राख भी मौजूद है, लेकिन वो सब गायब हो चुके हैं, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। राख मौजूद है? कारों की राख का क्या मतलब? क्या कारें कागज की बनी हुई थी? कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, वो इस तरह राख का ढेर बन गई हैं जैसे वाकई वो कागज की बनी हुई हो, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। ओह ओह, फिर यकीनन इन्हें किसी तरह ये इत्तला मिल गई होगी कि हम लोग यहाँ छापा मार रहे हैं। वो कहीं छुप गए होंगे। पहले भी जख्मी होने पर इन्हें यहाँ करीबी रेड ईगल के किसी अड्डे में ले जाया गया था। अभी यकीनन वो वहीं छुपे हुए होंगे। तुमने तलाश किया है वहाँ? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, लेकिन इस अड्डे का पता नहीं चल रहा। अलबत्ता मैंने जब इर्द गिर्द के इलाके का गश्त किया तो एक आदमी ने बताया कि असवंत गांव के बाहर टैक्सी अड्डे से एक आदमी जिसका नाम जुबैर बताया गया है और जो इस गांव का रहने वाला है 2 खाली टैक्सियां लेकर गया। दोनों टैक्सियां इस तरफ को गई हैं जिधर वो झुंड है, लेकिन मैंने इर्द गिर्द का सारा इलाका चेक किया है, वो टैक्सियां कहीं नहीं मिली, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि दोनों टैक्सियां तुम्हारे इस्तकबाल के लिए वहीं खड़ी रहती? नॉनसेंस, अहमक आदमी। इस वक्त रात गए एक आदमी का 2 खाली टैक्सियां लेकर जाने का क्या मतलब है? यही कि इन टैक्सियों को इमरान और इसके साथियों के लिए हायर किया गया है। कहाँ है वो आदमी जिसने तुम्हें ये सब कुछ बताया है? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। वो वहीं टैक्सी अड्डे पर रहता है जनाब, टैक्सियों वगैरह की सफाई करता है, कैप्टन रैंडल ने सहमे हुए लहजे में कहा। चलो मेरे साथ, कर्नल डेविड ने कहा और तेजी से अपनी कारों की तरफ बढ़ गया। कार के करीब पहुंचकर वो रुक गया। कैप्टन रोमेल और कैप्टन जॉन, तुम दोनों यहीं रहोगे और हर तरह से मोहतात और चौकन्ने रहोगे। हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट अचानक हमला कर दें। और कैप्टन रैंडल, तुम अपने साथ 4 मुसल्लह साथियों को साथ ले लो, कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल डेविड ने कार के करीब रुककर अहकामात देते हुए कहा और फिर तेजी से कार का उकबी दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया, जबकि कैप्टन रैंडल ने अपने साथियों को हिदायत दी और फिर वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर की साइड पर बैठ गया। असवंत गांव की तरफ कार ले चलो, कैप्टन रैंडल ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए कार आगे को टर्न कर ली और फिर तेजी से कार को रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाने लगा। इनके पीछे एक जीप भी चल पड़ी जिसमें 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इस गांव के आदमी का टैक्सियां लेकर जाना पेचीदा सी बात है। रात को इस वक्त इस इमरान ने गांव के इस आदमी को कैसे हायर कर लिया? कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। सर, ये मकामी लोग बेहद लालची होते हैं, यकीनन उन्होंने इसे रकम दी होगी, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो कर्नल डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। रेलवे स्टेशन क्रॉस करके वो असवंत गांव की तरफ बढ़ते चले गए और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें गांव की मध्यम सी रोशनियां दूर से नजर आने लग गईं। क्या ये अड्डा गांव के अंदर है? कर्नल डेविड ने पूछा। नहीं सर, गांव के बाहर है, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया और फिर इसने ड्राइवर को अड्डे के बारे में गाइड करना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से देहाती स्टाइल के अड्डे में पहुंच गए जहां 8 के करीब टैक्सियां और 4 छोटी वैगनें मौजूद थीं। एक तरफ चाय खाना बना हुआ था और वहां 10-12 अफराद बैठे थे। GP5 की कार को देखकर वो सब यकलख्त उठ खड़े हुए। इनके सबके चेहरों पर यकलख्त परेशानी के तासुरात उभर आए थे। कर्नल डेविड ने नीचे उतरा और इसे बड़े फाखिराना अंदाज में इधर उधर देखा, जबकि कैप्टन रैंडल नीचे उतरकर तेजी से चाय खाने की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो इसके साथ एक अधेड़ उम्र मकामी आदमी मौजूद था जो लिबास के लिहाज से गरीब आदमी लगता था। इसने करीब आकर इंतहाई मौदबाना अंदाज में कर्नल डेविड को सलाम किया और साथ ही हाथ जोड़ दिए। जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ जनाब, इस आदमी ने इंतहाई आजिजाना लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा? कर्नल डेविड ने उसे गौर से देखते हुए कहा। जनाब, मेरा नाम रियाज है जनाब, मैं यहाँ टैक्सियों की सफाई करता हूँ जनाब, इस आदमी ने इसी तरह आजिजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा।
कौन लेकर गया है 2 टैक्सियां? कर्नल डेविड ने पूछा। जनाब, जुबैर ले गया है। वो यहाँ आया था जनाब, इसने 2 टैक्सियां ली और चला गया, रियाज ने जवाब दिया। कहाँ रहता है ये जुबैर? कर्नल डेविड ने पूछा। जनाब, वो इसी गांव का रहने वाला है जनाब, रियाज ने जवाब दिया। कैप्टन एंडल, इसके साथ जाओ, इस जुबैर को लेकर आओ, वो यहीं होगा, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, कैप्टन एंडल ने जवाब देते हुए कहा। वो तो जनाब टैक्सियों के साथ चला गया है, रियाज ने जवाब देते हुए कहा। जाओ कैप्टन, और सुनो, अगर जुबैर ना हो तो इसके घर में जो भी मर्द मौजूद हो इसे पकड़ कर ले आना। जाओ और जल्दी करो, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, कैप्टन एंडल ने कहा और अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। इसने रियाज को साथ ले लिया था, जबकि कर्नल डेविड वापस कार की ऊपरी सीट पर बैठ गया। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद कैप्टन एंडल की जीप वापस आ गई। जीप रुकते ही कर्नल डेविड अपनी कार से बाहर आ गया। जीप में से कैप्टन एंडल और रियाज के साथ साथ एक मकामी नौजवान उतरा। इस नौजवान के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे। जनाब, जुबैर तो घर में नहीं है, ये जुबैर का भाई है, इसका नाम हाशिम है, कैप्टन एंडल ने कहा। कहाँ है जुबैर? कर्नल डेविड ने इस नौजवान को गौर से देखते हुए कहा। जनाब, वो तो दारुल हुकूमत में रहता है जनाब, हफ्ते 15 दिन बाद और कभी कभार 1-2 माह बाद आता है, नौजवान ने जवाब दिया। ये रियाज कह रहा है कि वो यहाँ से टैक्सियां लेकर गया है और तुम कह रहे हो कि वो दारुल हुकूमत में रहता है, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैं खुद इसकी बात सुनकर हैरान हुआ हूँ जनाब, इन्हें तो गाँव आए हुए 15 दिन गुजर चुके हैं जनाब, वो अगर यहाँ आए होते तो लाजमन घर आते जनाब, हाशिम ने जवाब दिया। कैप्टन एंडल, कर्नल डेविड ने कैप्टन एंडल से मुखातिब होकर कहा। यस सर, कैप्टन एंडल ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इन दोनों को लेकर सीड फार्म में पहुंचो, वहां चलकर इनसे मजीद बातें होंगी, कर्नल डेविड ने कहा और फिर कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने इसके बैठते ही कार आगे बढ़ा दी और फिर थोड़ी देर बाद कार एक बार फिर सीड फार्म के सामने पहुंच गई। अंदर ले चलो, कर्नल डेविड ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर कार को सीड फार्म के अंदर ले गया। इसके पीछे ही वो जीप भी अंदर आ गई जिसमें कैप्टन एंडल मौजूद था। कार ऑफिस के सामने जैसे ही रुकी, कर्नल डेविड नीचे उतरा और फिर तेज तेज कदम उठाता ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ऑफिस में रोशनी हो रही थी और ऑफिस से बाहर कैप्टन रोमेल खड़ा था। इससे बड़े मौतबाना अंदाज में पास से गुजरते हुए कर्नल डेविड को सलाम किया और कर्नल डेविड सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। अभी कर्नल डेविड बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे ही कुर्सी पर बैठा था कि कैप्टन एंडल, रियाज और हाशिम समेत अंदर दाखिल हुआ। सुनो, तुम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, इसलिए जो सच है वो बता दो, वरना यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई ना होगा, कर्नल डेविड ने गुर्राते हुए कहा। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, रियाज ने कांपते हुए लहजे में कहा। मैं भी सच ही कह रहा हूँ जनाब, आप बेशक सारे गांव से पूछ लें जनाब, हाशिम ने जवाब दिया। रियाज को झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, जबकि तुम झूठ बोलकर अपने भाई को छुपा रहे हो। तुम्हारा भाई पाकिस्तानी दुश्मनों का एजेंट है। बोलो, कहाँ है वो? जल्दी बोलो, कर्नल डेविड ने गुस्से की शिद्दत में चीखते हुए कहा और साथ ही इसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। मुझे नहीं मालूम जनाब, दुबई पिछले 15 रोज से घर नहीं आया, हाशिम ने जवाब दिया। क्या काम करता है वो? कहाँ रहता है दारुल हुकूमत में? बताओ, मैं अभी मालूम करता हूँ, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। इसने कभी बताया नहीं जनाब, सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि वो दारुल हुकूमत में काम करता है और बस, हाशिम ने कहा तो कर्नल डेविड बेइख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। गुस्से की शिद्दत से इसका पूरा जिस्म कांपने लग गया था और आंखों में इससे शोले निकलने लगे थे। ले जाओ इसे साथ वाले कमरे में और इसकी हड्डियां तोड़ डालो, इसे सच उगलवाओ, ले जाओ इसे, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। तो कैप्टन एंडल ने हाशिम का बाजू पकड़ा और घसीटता हुआ दफ्तर से बाहर ले गया, जबकि हाशिम मुसलसल चीख चीख कर कह रहा था कि वो सच कह रहा है। इसे भी बाहर बिठाओ, इसकी बारी बाद में आएगी, कर्नल डेविड ने ऑफिस में मौजूद कैप्टन रोमेल से मुखातिब होकर कहा और साथ ही एक तरफ खड़े हुए रियाज की तरफ इशारा कर दिया। कैप्टन रोमेल ने रियाज का बाजू पकड़ा और इसे बाहर ले गया। कर्नल डेविड ने बेचैनी के अंदाज में ऑफिस में टहलना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन इस घंटे के बाद कैप्टन रैंडल तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सर, इस हाशिम ने इंकशाफ कर दिया है कि इस दरख्तों के झुंड में जिसमें इमरान और इसके साथी जख्मी हुए थे, रेड ईगल का खुफिया अड्डा है और जुबैर इस अड्डे का चौकीदार है। वो अभी वहीं होगा, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर यह अकलख शदीद तरीन जोश के तासुरात उभर आए थे। ओह, फिर यकीनन इमरान और इसके साथी भी वहीं छुपे हुए होंगे। जाओ, सबको साथ लेकर जाओ और घेर लो इस अड्डे को। अगर इमरान और इसके साथी वहां न हो तो इन्हें इस अड्डे समेत तबाह कर दो, वरना इस जुबैर को पकड़ कर ले आओ। जल्दी करो, फौरन जाओ। कैप्टन रोमेल और कैप्टन जॉन को भी साथ लेकर जाओ, किसी को जिंदा ना निकलने देना। जाओ, कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल ने कहा और तेजी से मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया। अब मैं देखता हूँ ये बचकर कैसे जाते हैं,
कर्नल डेविड ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा और फिर मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन इसके जिस्म में जैसे बेचैनी की लहरें सी दौड़ रही थी। वो बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर वापस मुड़कर कुर्सी पर बैठ गया। 2-3 बार इसने ऐसा ही किया और फिर वो बेख्तियार ऑफिस से बाहर आ गया। जनाब, मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? रियाज ने इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा। अभी ठहरो, हो सकता है कि तुम्हें इनाम मिले। तुम्हारी मदद से हम दुश्मनों तक पहुंच गए हैं, कर्नल डेविड ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया और इसने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसका सारा जोशो खरोश यकलख ठंडा हो गया था कि जुबैर तो अड्डे से 2 खाली टैक्सियां लेकर गया था। इसका मतलब है कि अब वो अड्डे पर नहीं होगा और ये टैक्सियां यकीनन वो इमरान और इसके साथियों के लिए लेकर गया होगा। और इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि अब अड्डे पर इमरान और इसके साथी मौजूद नहीं होंगे। वो यकीनन इन टैक्सियों में बैठकर निकल गए होंगे। वो तेजी से मुड़ा और फिर ऑफिस की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलख रियाज के सामने जाकर रुक गया। क्या तुम जानते हो इन टैक्सी ड्राइवरों को जिन्हें जुबैर लेकर गया है? कर्नल डेविड ने कहा। जी हाँ जनाब, इनमें से एक का नाम कासिम है और दूसरे का नाम रिजवान है जनाब, रियाज ने जवाब दिया। और कर्नल डेविड ने इस बात में सर हिला दिया और फिर ऑफिस में चला गया। इसी में इसे दूर से तेज फायरिंग की और खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो वो तेजी से मुड़ा और ऑफिस से निकलकर दौड़ता हुआ सीड फार्म के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो सीड फार्म के गेट से बाहर खुले मैदान में आ गया। वहाँ मुसल्लह 4 अफराद मौजूद थे और वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें दूर से सुनाई दे रही थीं। कर्नल डेविड होंठ भींचे खामोशी से खड़ा रहा। कुछ देर बाद फायरिंग और धमाके रुक गए और हर तरफ खामोशी छा गई। फिर थोड़ी देर बाद वो दूर से एक जीप की हेडलाइट चमकी और जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई सीड फार्म की तरफ बढ़ती चली आई। कर्नल डेविड ने हाथ उठाकर लहराया और वो जीप इसके करीब पहुंचकर रुक गई और कैप्टन रैंडल उछलकर नीचे उतरा। इसके चेहरे पर शदीद जोश था। सर, इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है सर, कैप्टन रैंडल ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। कैसा इंकशाफ? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। जनाब, इमरान और इसके साथी सरकारी बस्ती में गए हैं। वो वहां से कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना चाहते हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। सरकारी बस्ती? वो कौन सी है? क्या मतलब? सरकारी बस्ती से क्या मतलब है? कर्नल डेविड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, यहाँ से कुछ दूर एक बस्ती है जिसका नाम दूब है। इस बस्ती को खुसूसी तौर पर बनाया गया है। यहाँ सरकारी लोग रहते हैं। इस बस्ती में 2 घर ऐसे हैं जिनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं। इन घरों के नीचे बड़े तहखाने हैं जिनमें हवा फेंकने वाले बड़े बड़े पंप लगे हुए हैं जो मकानों की छतों से हवा खींचकर कॉम्प्लेक्स में पहुंचाते हैं। इस बस्ती की हिफाजत के लिए हुकूमत की तरफ से एक खुसूसी चौकी बनाई गई है जो बस्ती से कुछ फासले पर है। इसमें खुसूसी मशीनरी नस्ब है ताकि अगर कोई अजनबी बस्ती में दाखिल हो तो इसे चेक किया जाता है। इमरान और इसके साथी इस बस्ती में गए हैं। ये बस्ती वैसे तो यहाँ से करीब है, लेकिन इमरान और इसके साथी लंबा चक्कर काट कर गए हैं ताकि किसी को इनकी वहाँ मौजूदगी का इल्म ना हो सके। कैप्टन रैंडल ने तेज तेज लहजे में तफसील बताते हुए कहा। कैसे ये सब मालूम हुआ? किसने बताया है? कर्नल डेविड ने पूछा। इसी जुबैर ने जनाब। मैंने वो अड्डा तलाश कर लिया था लेकिन वहाँ मौजूद जुबैर ने हम पर फायर खोल दिया। हमारे 3 आदमी हलाक हो गए, लेकिन जवाबी फायरिंग में वो शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद इस पर काबू पा लिया गया। कैप्टन जॉन एक ऐसा तरीका जानता है जिसकी मदद से वो किसी भी आदमी की गर्दन के उकबी तरफ खंजर की नोक उतारकर इसका जहन इस तरह माउफ कर देता है कि वो आदमी पूछने पर सब कुछ सच सच बताने पर मजबूर हो जाता है। इस हाशिम के साथ भी कैप्टन जॉन ने यही तरीका इस्तेमाल किया। तो हाशिम ने इस अड्डे और जुबैर के मुतालिक सब कुछ बता दिया। फिर इस जुबैर के साथ भी ऐसा ही किया गया तो इसने ये सब कुछ बताया है। कैप्टन रैंडल ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, क्या बताया है इसने? कर्नल डेविड ने पूछा। बस जनाब, यही बताया है इसने, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। कहाँ है वो जुबैर? इसे लेकर आओ यहाँ, मैं इसे खुद बात करता हूँ, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि ये सारी बात इसके हलक से ना उतर रही थी कि कोई ऐसी बस्ती हो सकती है जिसमें अजनबी दाखिल ना हो और वहाँ से हवा कॉम्प्लेक्स में पहुँचाई जाए। वो तो हलाक हो गया है जनाब, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। हलाक हो गया? क्यों? और इसे झूठ बोला हो तब? कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। जनाब, इस तरीके में यही बड़ी खामी है कि जैसे ही गर्दन के उकबी हिस्से में दाखिल की गई खंजर की नोक को वापस खींचा जाता है वो आदमी तड़प तड़प कर चंद लम्हों में हलाक हो जाता है। पहले हाशिम के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब जुबैर के साथ भी। लेकिन जनाब, बातें इसने सही बताई हैं, हाशिम ने भी सच बोला था, कैप्टन रैंडल ने कहा। इस अड्डे में क्या है? कर्नल डेविड ने पूछा। जनाब, इसमें हर किस्म का असलहा भरा हुआ है। मैंने वहाँ अपने आदमी तैनात कर दिए हैं, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। तो अब इमरान और इसके साथी इस बस्ती में गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो क्या करेंगे? क्या वो पंप बंद कर देंगे? क्या करेंगे?
मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही, कर्नल डेविड ने कहा। जनाब, जुबैर के मुताबिक वो इसमें बेहोश कर देने वाली गैस भर देंगे। इस तरह कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद अफराद बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद वो इन पंपों को तबाह करके अंदर जाने का कोई रास्ता बना लेंगे, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह ओह, ये तो वाकई इंतहाई खतरनाक बात है। वेरी सैड। लेकिन अब तक वो ऐसा कर भी चुके होंगे, कर्नल डेविड ने यकरख उछलते हुए कहा। अब तक इसका अंदाज उलझा हुआ सा था, लेकिन अब कैप्टन रैंडल की बात सुनकर इसके चेहरे पर इंतहाई जोश के तासुरात उभर आए थे। जनाब, इमरान और इसके साथी इन टैक्सियों में बैठकर पहले गांव अफाला पहुंचेंगे और फिर वहां से पैदल डूब जाएंगे। इस तरह इन्हें 2-2.5 घंटे बहर हाल लग जाएंगे, जबकि अगर हम यहाँ से बराह रास्त जीपों पर जाएं तो हमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा। और मेरा ख्याल है कि अब तक इमरान और इसके साथी वहां पहुंच चुके होंगे, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह ओह, तो फिर तुम भी चलो। यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो, बुलाओ सबको, हमने इन्हें घेरना है। जल्दी करो, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। और कैप्टन रैंडल ने जेब से एक छोटा सा मगर जदीद साख्त का फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कैप्टन रैंडल कॉलिंग यू, ओवर, कैप्टन रैंडल ने कहा। यस कैप्टन जॉन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद कैप्टन जॉन की आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन जॉन, तुम अपने ग्रुप और कैप्टन रोमेल को भी कह दो कि वो भी अपने ग्रुप समेत फौरन सीड फार्म पहुंच जाए। अब हमने इस सरकारी बस्ती जाकर इमरान और इसके साथियों को घेरना है। फौरन पहुंचो, कर्नल साहब शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ओवर एंड ऑल, कैप्टन रैंडल ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। यहाँ भी 4-5 मुसल्ला आदमी रहने चाहिए, कर्नल डेविड ने कहा। तो कैप्टन रैंडल ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद कर्नल डेविड की कार और इसके पीछे तकरीबन 12 जीपें मुसल्ला अफराद से भरी हुई सरकारी बस्ती धूप की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कैप्टन रैंडल की जीप सबसे आगे थी, इसके पीछे कर्नल डेविड की कार थी और इसके पीछे कैप्टन जॉन और कैप्टन रोमेल के ग्रुप्स की जीपें मौजूद थीं। कर्नल डेविड के चेहरे पर जोश के तासुरात नुमाया थे। इसे यकीन था कि अब वो इस बस्ती को घेर लेगा और फिर इमरान और इसके साथी किसी सूरत बचकर ना जा सकेंगे। फिर तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद आगे वाली जीप रुक गई और इसके रुकते ही कर्नल डेविड के ड्राइवर ने भी कार रोक दी और इस तरह इनके पीछे आने वाली जीपें भी रुक गईं। कार रुकते ही कर्नल डेविड खुद भी तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। इसी लम्हे अगली जीप से कैप्टन रैंडल भी नीचे उतर आया, जबकि उकबी जीप से कैप्टन जॉन और कैप्टन रोमेल भी नीचे उतर आए, जबकि बाकी अफराद जीपों के अंदर ही मौजूद रहे। सर, यहाँ से बस्ती तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। हो सकता है कि इमरान और इसके साथियों ने पहरे का इंतजाम कर रखा हो, इसलिए मैंने यहाँ जीप रोक दी है। मेरा ख्याल है कि हमें आगे पैदल चलना चाहिए, कैप्टन रैंडल ने मौदबाना लहजे में कहा। इस बस्ती में कितने लोग रहते हैं? और तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सब सरकारी लोग हैं, कर्नल डेविड ने कहा। जुबैर के मुताबिक 400-500 अफराद हैं और इसने बताया कि ये सब लोग सरकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिटायर्ड लोग, कैप्टन रैंडल ने कहा। तुम ऐसा करो कि चारों तरफ से इस बस्ती को घेर लो। तुम्हारे पास मेगाफोन तो होगा, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, मेरी जीप में मौजूद हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा। ठीक है, कारें और जीपें यहीं छोड़ दो। मेगाफोन और नाइट टेलीस्कोप मुझे दे दो। जैसे ही बस्ती के आसार नजर आने लगे तो सबने इस बस्ती को चारों तरफ से घेर लेना है, समझ गए हो? इसके बाद मैं मेगाफोन पर बस्ती वालों को खबरदार कर दूंगा। और सुनो, सबने पूरी होशियारी से काम करना है। इमरान और इसके साथी इंतहाई खतरनाक एजेंट हैं, कर्नल डेविड ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, वो किसी सूरत भी जिंदा वापस ना जाएंगे, कैप्टन रैंडल ने कहा। इस दौरान कैप्टन रैंडल तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। चलना वो बाद वो वापस आया तो इसके एक हाथ में मेगाफोन था, जबकि दूसरे हाथ में नाइट टेलीस्कोप। इसने दोनों चीजें कर्नल डेविड की तरफ बढ़ा दी। मेगाफोन अपने पास रखो, अब मैं इसे उठाता फिरूंगा। नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा और सिर्फ इसके हाथ से नाइट टेलीस्कोप ले ली। यस सर, सॉरी सर, कैप्टन रैंडल ने फौरन ही माजरत भरे लहजे में कहा और फिर जीपें और कारें एक तरफ करके खड़ी कर दी गईं। कर्नल डेविड ने अपनी कार के ड्राइवर को वहीं रहने का और कार और जीपों का ख्याल रखने का कह दिया और बाकी सब अफराद, जिनकी तादाद 50 के करीब थी, कैप्टन रैंडल की सरकर्दगी में तेजी से आगे बढ़ने लगे। इन सब के कांधों से मशीन गनें लटकी हुई थीं। थोड़ी देर बाद इन्हें दूर से बस्ती की रोशनियां नजर आने लग गईं, जबकि इनसे कुछ फासले पर एक ऊंचे टावर पर सुर्ख रंग की लाइट भी जल रही थी। ये टावर और ये सुर्ख लाइट कैसी है? कर्नल डेविड ने हैरान होकर कहा। मालूम नहीं जनाब, यूं लगता है कि जैसे ट्रांसमीटर टावर हो, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। कैप्टन रोमेल, कर्नल डेविड ने कैप्टन रोमेल से मुखातिब होकर कहा। यस सर, कैप्टन रोमेल ने फौरन ही जवाब दिया। तुम अपने ग्रुप को साथ लेकर पहले इस टावर की तरफ जाओ और पूरी एहतियात से इसे घेर लो और चेक करो कि ये क्या है और यहाँ कौन लोग मौजूद हैं, और फिर वहां से तुमने मुझे 01 ट्रांसमीटर पर कॉल करके सूरत हाल बतानी है, कर्नल डेविड ने इसे हिदायत देते हुए कहा। यस सर, कैप्टन रोमेल ने कहा
और तेजी से मुड़कर एक तरफ खड़े हुए अपने ग्रुप की तरफ बढ़ गया। जब तक कैप्टन रोमेल की तरफ से रिपोर्ट नहीं आ जाती हम यहीं रहेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कर्नल डेविड ने कहा। सर, मेरा ख्याल है कि जब तक कैप्टन रोमेल वहाँ के बारे में चेकिंग करे हम इस बस्ती को घेर लें, इस तरह काफ़ी वक्त बच जाएगा, कैप्टन रैंडल ने कहा। क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? आइंदा अगर तुमने ऐसी बात की तो गोली मार दूंगा, समझे? जब तक इस टावर के बारे में हमें सही मालूमात ना मिल जाए हमारा आगे बढ़ना खुदकुशी भी साबित हो सकता है, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस सर, यस सर, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया और खामोश हो गया। कैप्टन रोमेल अपने ग्रुप समेत आगे बढ़कर इनकी नज़रों से गायब हो चुका था। फिर तकरीबन इस घंटे के बाद कैप्टन रैंडल की जेब में मौजूद ट्रांसमीटर पर टू टू की आवाज़ सुनाई दी तो कैप्टन रैंडल ने जल्दी से ट्रांसमीटर बाहर निकाल लिया और इसके साथ ही कर्नल डेविड ने हाथ बढ़ाकर इसके हाथ से ट्रांसमीटर ले लिया। हेलो हेलो, कैप्टन रोमेल कॉलिंग, ओवर। कर्नल डेविड ने जैसे ही बटन ऑन किया तो ट्रांसमीटर से कैप्टन रोमेल की आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल डेविड अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। जनाब, ये कोई चेक पोस्ट है, अंदर 8 अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं जबकि एक आदमी की लाश अलहदा करके कमरे में मौजूद है। और जनाब, इस इमारत के नीचे एक बड़ा तहखाना है जिसके अंदर मशीनरी नस्ब है, लेकिन अब ये मशीनरी फायरिंग करके तबाह कर दी गई है। यूँ लग रहा है कि जैसे किसी और ने इस चौकी पर अचानक हमला किया है और यहाँ तबाही मचाकर निकल गए हैं। ओवर, कैप्टन रोमेल की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल डेविड ने बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, ये यकीनन इमरान और इसके साथियों का काम होगा। तुम ऐसा करो कि इस चौकी से निकलकर बस्ती के गिर्द फैल जाओ। मैं कैप्टन रैंडल और कैप्टन जॉन के ग्रुप्स को भेज जाऊँ, ये लोग यकीनन बस्ती के अंदर मौजूद होंगे। ओवर, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। यस सर, ओवर, दूसरी तरफ से कैप्टन रोमेल ने कहा तो कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चलो, तुम दोनों अपने ग्रुप्स को लेकर इस बस्ती को घेर लो, जल्दी करो। और सुनो, घेरा ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी भी जिंदा इस घेरे से किसी सूरत में बाहर ना निकल सके। मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, कर्नल डेविड ने कहा और कैप्टन रैंडल ने इस बात में सर हिला दिया और फिर से अपने ग्रुप और कैप्टन जॉन ने अपने ग्रुप को हिदायत देना शुरू कर दी और फिर वो सब तेजी से कमांडोज एक्शन में आगे बढ़ने लगे। कर्नल डेविड कैप्टन रैंडल के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। फिर जब बस्ती के कुछ फासले पर रह गई तो कर्नल डेविड रुक गया। तुम सब इंतजाम करके वापस आओ, मैं इस वक्त तक यहीं रुकूंगा, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड वहीं एक दरख्त के साथ रुक गया जबकि कैप्टन रैंडल आगे बढ़ गया। कर्नल डेविड होंठ भींचे खामोश खड़ा था। बस्ती पर छाई हुई खामोशी से गैर फितरी सी लग रही थी क्योंकि ना ही किसी चौकीदार की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही कोई कुत्ता भौंक रहा था। यही वजह थी कि कर्नल डेविड के जहन में मुसलसल अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद इसे दूर से ही किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक कर दरख्त की ओट में हो गया। दूसरे लम्हे इसे कैप्टन रैंडल को भागकर आते हुए देखा। सर सर, पूरी बस्ती बेहोश पड़ी हुई है सर, हमने चेकिंग कर ली है सर, कैप्टन रैंडल ने करीब आकर हाँफते हुए कहा तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। बेहोश पड़ी हुई है पूरी बस्ती? क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। सर, जब मैं अपने ग्रुप के साथ बस्ती के करीब पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि बस्ती पर गैर फितरी सा सकूत छाया हुआ है। चुनाचा मैंने पहले घर को चेक किया तो अंदर 4 अफराद बेहोश पड़े हुए थे। इनको बेहोशी की किसी गैस की वजह से थी। चुनाचा मैंने कैप्टन जॉन से बात की और फिर हम सब बस्ती में घुस गए। सर, वाकई पूरी बस्ती बेहोश पड़ी है, वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई है। मैं आपको बताने आया हूँ, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह ओह, तो फिर वो इमरान और इसके साथी कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने हैरान होते हुए कहा। मैंने कैप्टन जॉन और कैप्टन रोमेल को कह दिया है कि वो इन दोनों घरों को तलाश करें जिनमें पंपिंग सिस्टम नस्ब है। मेरा ख्याल है कि इमरान और इसके साथी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच जाने में कामयाब हो चुके हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओह ओह, वेरी सैड, जल्दी चलो जल्दी, और हमने इन्हें पकड़ना है, जल्दी करो, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा और तेजी से बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। कैप्टन रैंडल भी इसके साथ था और फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे ही बस्ती के करीब पहुंचे एक तरफ से कैप्टन जॉन निकलकर इनकी तरफ आता दिखाई दिया। सर, इधर वो मकान है सर जहाँ पंप नस्ब है सर, वहाँ बम मारकर जमीन में बड़ा सा सुराख किया गया है सर, कैप्टन रोमेल ने कहा तो कर्नल डेविड ने इसकी तरफ को मुड़ गया। इसके चेहरे पर वहशत के साए नाचने लग गए थे और जहन में भूचाल आ गया था क्योंकि कैप्टन रोमेल की बात सुनकर वो समझ गया था कि इमरान अपने साथियों समेत लामहाला कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो चुका है और ये इंतहाई खतरनाक बात थी। थोड़ी देर बाद कर्नल डेविड इस मकान के अंदर पहुंच गया जहां एक तहखाने में बड़े बड़े हैवी पंप नस्ब थे और इनके साथ ही एक बहुत बड़ा सा सुराख था जिसके नीचे गहराई में अंधेरा नजर आ रहा था।
लाइट लेकर आओ, लाइट, नीचे देखो क्या है, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। तो कैप्टन रेंडल अपने साथियों की तरफ मुड़ गया। चलना वो बात ताकतवर टॉर्च लाई गई। तो कर्नल डेविड ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में सुराख के नीचे इंतहाई गहराई में काफी बड़ा कमरा नजर आ रहा था, जिसमें 4 बड़े बड़े पंप नस्ब थे। और हैरत अंगेज बात यह थी कि ये चारों पंप चल रहे थे। सुराख के साथ एक रस्सी लटक रही थी। ओह ओह, ये लोग नीचे उतर गए हैं। यहाँ रस्सी भी लटक रही है। इसका मतलब है कि इनकी वापसी भी यहीं से होगी। जल्दी करो, बाहर निकलो और मकान को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लो। ये लोग जैसे ही बाहर आए, इन पर फायर खोल दो। जल्दी करो, यहाँ मत ठहरो, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। हम नीचे ना जाएं सर, कैप्टन रेंडल ने हैरान होते हुए कहा। नीचे जाकर क्या करेंगे? उन्होंने बाहर तो बहरहाल आना ही है, कर्नल डेविड ने कहा। कहीं वो सीड फार्म वाला रास्ता खुलकर ना निकल जाए सर, कैप्टन रेंडल ने कहा। तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, वाकई ओह। चलो नीचे उतरो, अपने आदमियों को भेजो और अंदर दाखिल होकर इमरान और इसके साथियों में से जो भी नजर आए इसे उड़ा दो। जल्दी करो और मुझे ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दो, कर्नल डेविड ने कहा। तो कैप्टन जॉन, कैप्टन रेंडल और कैप्टन रोमेल तीनों ने अपने अपने ग्रुप्स को होशियार किया और फिर वहां और रस्सियां लटकाई गई और बैक वक्त कई अफराद इन रस्सियों की मदद से नीचे उतरना शुरू हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।